नमस्कार। आज हम जो सुश्रुत मंथन का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो करेंगे और उसमें क्या करेंगे कि 5 मॉडर्न के क्वेश्चन करेंगे, सर्जरी की मॉडर्न सर्जरी के 5 क्वेश्चन करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल आपके नॉलेज की व्यू से, या फिर उसको आपको थ्योरेटिकल भी, जिसका मस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो स्ट्रेंथ है आयुर्वेद की, जो बेस है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो है, जो क्षार क्रम का है, अग्नि क्रम का है और जलों का पैरासर्जिकल जो प्रोसीजर है, उनमें ये वाइडली प्रैक्टिस प्रोसीजर हैं। तो इनका थोड़ा आपको मैं क्लिनिकल भी बताऊंगा और मेन फोकस क्या है कि इसमें से कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो, और उसके बीच बीच में ज़्यादा नहीं, मैं एक केस डिस्कशन करूंगा आपसे, क्लिनिकल केस, जो आपको बताना है कि यह कौन सा केस है, क्योंकि इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की जो संभावना ज्यादा है वो वाले क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा। 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 नंबर जो चैप्टर है सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के, वो आज हम आगे करेंगे। 10 चैप्टर पीछे वाले वीडियो में कर लिए हैं, आगे इनका डिस्कशन करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं बताऊंगा, लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाकी आपके जो टीचर करा रहे हैं वो आपको करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो पहला क्या है, जो 11th चैप्टर है उसमें जो सार का शस्त्र अनुशस्त्रेभ्याम क्षार प्रधानतम, शस्त्र और अनुशस्त्र है उसमें क्या है, प्रधानतम किसके लिए बोला गया है, वो क्षार क्रम के लिए बोला गया है। तो ये 3rd नंबर जो श्लोक है वो। फिर आगे जो 5th नंबर श्लोक है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें नाना औषधि समवायत्वात् त्रिदोषघ्नत्वात्, त्रिदोषघ्न मतलब क्या है कि ऊपर जो बता रखा है कि क्षार त्रिदोष घन है, तो वो किसकी वजह से है, नाना औषधि समवायत्वात्, मतलब बहुत सारी मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन की वजह से इसमें जो त्रिदोष घन प्रॉपर्टी है वो आती है। तो दोनों वे में आ सकता है कि कौन से दोष का शमन करता है, या फिर दूसरा कि त्रिदोष घन किसकी वजह से है। तो नाना औषधि समवायत्वात्, सौम्य किसकी वजह से है, शुक्लत्वात्। ये दो शुरू के आपको जरूर देख लेंगे इसमें। आगे पानी और प्रतिसारणीय, पूरा आपको दोनों श्लोक एक एक वर्ड करके देखने हैं तो वर्ड करके देख सकते हो, याद होता है श्लोक तो याद कर सकते हो। वैसे ज्यादा जरूरत नहीं इसको याद करने की। ये देख लीजिए कौन सी डिसीज में पानीय सार है और कौन सी में प्रतिसारणीय सार है। और कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें पानीय और प्रतिसारणीय दोनों है, जैसे अर्श, विष और कृमि। अर्श, विष और कृमि में दोनों पानी और प्रतिसारणीय यूज कर सकते हैं। और जो सार संग्रहण काल जो बताया है वो शरद ऋतु, विशेष तौर पे शरद ऋतु के बारे में बोला गया है। और सार के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रैक्टिकली अगर देखना चाहो तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है वो एक बार, खास करके जो पित्तज कंडीशन है आप इसमें देखोगे ना, जवरित है, रक्तपित्त है, पित्त वृद्धि वाला है, और मद, भ्रम, मूर्छा, तिमिर, इन रोगों में क्या है, सार कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ये भी एक बार आप याद कर सकते हैं। और क्षार के गुण, जो 8 गुण बताए हैं वो 8 ये श्लोक याद करना आपको, ताकि 8 के 8 आपको याद रहें। पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है, 3 दे देंगे, चौथा कुछ और दे देंगे, तो सार का गुण कौन सा नहीं है, तो आपको 8वें गुण याद रखने। इसके साथ साथ आचार्य वाग्भट ने 3 अलग बताए हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, एक इनमें से शिव वाला नहीं बताया है। तो शिखरी, सुख निर्वाप्य और न अति रुककृत, तो वो भी यहीं पे लिख लो आप। 3 जो आचार्य वाग्भट के अलग हैं, यानी क्षार के अलग से गुण बताए हैं, वो भी आप यहीं पे लिख लो। शिखरी, सुख निर्वाप्य एंड न अति रुककृत, मीनिंग आपको इनका पता लग गया होगा। दग्ध का लक्षण क्या है, क्षार से वो जो हम प्रोसीजर कर रहे थे वहां पे दग्ध हो गया है, उसका लक्षण क्या होता है, कृष्णता, वहां पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कृष्णता दग्ध लक्षण, सार दग्ध का लक्षण क्या है, कृष्णता, वहां पे
कई बार क्या होता है कि खास करके जो पीएचडी का एग्जामिनेशन आता है तो वहां पे डायरेक्ट संस्कृत वर्ड की बजाय क्लिनिकल एंटिटी दे देते हैं कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन, व्हाइटिश डिस्कलरेशन, येलोइश डिस्कलरेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको क्या करना है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन यानी कि कृष्णता, वहां पे ब्लैक कलर हो जाता है। ये क्या है, क्षार दग्ध का लक्षण है, सम्यक दग्ध का लक्षण है। और जब सम्यक दग्ध हो जाता है तो उसके बाद क्या अप्लाई करना है, वो क्या है, घृत और मधु का, यानी सर्पी मधु का संयुक्तम। और कौन सा वर्ग बताया है, अम्ल वर्ग, सर्पी मधु का संयुक्तम। ये समन के लिए लगाने हैं, एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन करनी है, किसमें, सम्यक क्षार दग्ध होने के बाद। तो ये वो वाली चीज है जो आपको रटनी नहीं है। मैं बोलता हूँ कुछ चीजें रटने वाली हैं, कुछ चीजें समझने वाली हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिकली किया है तो और भी इजी हो जाएगा। अम्ल वर्जन रसान क्षार, अम्ल रस को छोड़ के बाकी सारे रस होते हैं जिसमें क्षार है। और एक क्वेश्चन आता है ये कि प्रधान कौन सा रस होता है, कटु तत्र, कटु रस को प्रधान बोला है, और अनुरस किसको बोला है, लवण रस को। और आचार्य डल्लन ने क्या है, इसका अपोजिट बताया है। उन्होंने बोला है कि लवण रस प्रधान होता है और कटु रस अप्रधान होता है। ये बहुत विशेष करके ध्यान, हमें जो विमर्श है इसमें पढ़ लेना, विशेष ध्यान देना इसके ऊपर कि आचार्य डल्लन ने, अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि अकॉर्डिंग टू डल्लन आचार्य प्रधान रस ऑफ क्षार इज दैट इज लवण, और स्पेसिफाई नहीं करते हैं आचार्य सुश्रुत या आचार्य डल्लन, तो हमें क्या करना है, कटु करना है। ये ध्यान रखना है इसमें। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट इस जो चैप्टर है 11th का, इसका ये है कि क्षार दग्ध के लक्षण आते हैं। सम्यक दग्ध होगा तो क्या लक्षण होते हैं, हीन दग्ध होगा तो क्या होते हैं, और अति दग्ध होता है तो क्या लक्षण होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। तत्र सम्यक दग्धे, ये श्लोक याद कर सकते हो, कर सकते हो। मैं क्यों बोलता हूँ कि अगर आपको इच्छा है याद करने की तो इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को पोर्शन में करके करना है, वर्ड में करना है कि भाई ये सम्यक के ये है, अति दग्ध के ये, हीन दग्ध के, तो वैसे भी कर सकते, कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, आपकी श्रद्धा है। सम्यक दग्धे विकारोपशमनो लाघवम अनश्रावश्च, तो कोई एक वर्ड इसमें आ जाएगा या फिर पूरी लाइन आ सकती है। विकारोपशमनो लाघवम अनश्रावश्च किसके लक्षण है, तो ये सम्यक क्षार दग्ध के लक्षण है। हीन दग्धे तोद कंडू जाड्यानि व्याधि वर्धिश्च, तो सबसे ज्यादा संभावना किसकी है, व्याधि वर्धिश्च। व्याधि वर्धि किसमें होती है, सम्यक दग्ध में, हीन दग्ध में, या फिर अति दग्ध में। तो व्याधि वर्धि हम गलती से अति दग्ध में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें हीन दग्ध के अंदर होती है। जब प्रॉपर जो दग्ध होता है वो नहीं बनेगा, या फिर अपना जो प्रोसीजर हुआ था वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाया, तो क्या है, हीन दग्ध वाले यानी तोद कंडू जाड्यानि व्याधि वर्धिश्च लक्षण दिखेंगे। अति दग्ध में क्या है, दाहा पाक राग श्रावण, अंगमर्द, क्लम, पिपासा, स्यूर, मरणम। तो इसमें से या तो कोई दो याद रख सकते हो, यानी हीन दग्ध के और अति दग्ध के याद कर लो, या फिर सम्यक दग्ध के या हीन दग्ध के, दो के याद कर लो, बच गए वो क्या है, अति दग्ध के। तीन ही तो कंडीशन दे रखी है, सम्यक दग्ध के कर लो और हीन के कर लो, बच गए वो सारे क्या है, अति दग्ध के। ये भी एक वे हो सकता है याद करने का। लेकिन अगर कई बार पूछ ले कि भाई ये इसमें से अति दग्ध का लक्षण नहीं है, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हमें पूरा याद करना पड़ेगा। तो इसको बेटर तो है पूरा याद करना, लेकिन अगर जो एक्सक्लूजन वाला वे लेके आए कि दो मेरे को याद है, मतलब हीन का भी याद है मेरे को और इसका सम्यक दग्ध का भी याद है, तो ऐसे एक्सक्लूजन कर सकते हैं। एक ये वर्ड भी आता है, विष अग्नि शस्त्र सनिकृत मृत्यु कल्पम। मतलब क्या है कि क्षार का एप्लीकेशन, जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं क्षार की, ये मतलब आचार्य ने किसके बारे में बोला है कि वेल वर्स्ड, जो वेल ये लगा लीजिए कि वेल प्रैक्टिस्ड पर्सन, अच्छे से जिसने योगा की है,
अच्छे से जिसने क्लिनिकल प्रैक्टिस की है उसी को क्या है सार की एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको एक केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको इसमें केस देता हूँ, आपको ही बताना है, मैं उसका डिटेल अभी दे देता हूँ। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपने अच्छे से क्लिनिकल किया है अपने 4th ईयर में तो अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको स्ट्रॉन्ग करूँगा। तो केस क्या है? ए पेशेंट विजिटेड टू शल्यतंत्र ओपीडी विद चीफ कंप्लेंट ऑफ, चीफ कंप्लेंट क्या होती है? जो कंडीशन पेशेंट को हॉस्पिटल लाने के लिए मजबूर की है, यानी जिन कंप्लेंट की वजह से पेशेंट हॉस्पिटल आया है उनको क्या बोलते हैं? चीफ कंप्लेंट। डिटेल में कभी जब आपको हिस्ट्री टेकिंग समझाएंगे तो मैं बताऊंगा। तो चीफ कंप्लेंट कौन सी है इस पेशेंट की? पेशेंट केम विद चीफ कंप्लेंट ऑफ सिवियर पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन फॉर 7 days। 7 दिन से सिवियर पेन है ड्यूरिंग डेफिकेशन एंड पेन परसिस्ट। जब आपने डिटेल से आगे पूछा तो पेशेंट ने क्या बताया? पेन परसिस्ट फॉर 3 to 4 hours आफ्टर डेफिकेशन। ठीक है, 7 दिन से सिवियर पेन है डेफिकेशन के टाइम पे, और पेन परसिस्ट कितनी देर रहता है? 3 से 4 घंटे बना रहता है। और क्या कंप्लेंट है दूसरी? ड्रॉप वाइज ब्लीडिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन। और एक और कंप्लेंट क्या है? जो चीफ कंप्लेंट होती है वो 2 या 3 मैक्सिमम आपको इतनी ही लिखनी होती है। जब आप हिस्ट्री लेते हो तो क्या करते हो, कई पेशेंट आते हैं वो क्या सारी चीजें बताने लग जाते हैं, मेरे को ये भी है 10। तो फिर क्या है, आप क्या है कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज क्या हो जाओगे, आपका डायग्नोसिस दूसरे, आप किस चीज का डायग्नोस करोगे? चीफ कंप्लेंट ही आपने 10 लिख दी तो क्या है 2 या 3 पेशेंट को हमें कई बार बोलना पड़ता है कि आप किस वजह से यहाँ पे आए हो, वो चीजें बताएंगे, वो बहुत सारी बताने लग जाते हैं। पैर में भी दर्द है, ये भी है बहुत सारे। तो आपको पेशेंट को हेल्प करनी है, उसको एग्जैक्ट बतानी है, क्योंकि वो आपको डायग्नोसिस में मदद करेगा। तो थर्ड चीफ कंप्लेंट क्या है? कॉन्स्टिपेशन। और ड्यूरेशन क्या है इसकी? 3 month। जब चीफ कंप्लेंट लिखते हो तो पेशेंट क्या है, जैसे मैंने बोला ना ऐसे ही पेशेंट बोलता है। कोई एक आध पेशेंट होता है वो एग्जैक्टली उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलता है, तो उनको क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। तो जैसे अभी पेशेंट ने सपोज करो बोला, लास्ट में बोला कॉन्स्टिपेशन, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन लिखो प्रॉपर 2 month से। फिर क्या था? सिवियर पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन 7 days। फिर क्या था? ब्लीडिंग पर रेक्टम, कैसे? ड्रॉप वाइज 3 days। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। तो ये आपका केस है। मेन कंप्लेंट क्या होगी? सिवियर पेन, ड्रॉप वाइज ब्लीडिंग पर रेक्टम एंड कॉन्स्टिपेशन। 3 कंप्लेंट है। फिर क्या है और इजी कर देता हूं आपको। पेशेंट क्या है? एज 25, जेंडर मेल, ऑक्यूपेशन ऑफिस वर्क, प्राइवेट जॉब, ऑफिस वर्क, सिटिंग जॉब है। जब हम लोकल एग्जामिनेशन के लिए, और इजी करता हूं थोड़ा सा आपके लिए डायग्नोसिस के। ऑन एग्जामिनेशन ए स्मॉल कट, लीनियर कट सीन एट 6 o'clock पोजिशन। ठीक है, अभी आपको डायग्नोस करना है ये क्या है, और ऑप्शन मैं दे देता हूं। भगंदर, बी अर्श, सी परिकृतिका और डी नाड़ीवर। आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट में लिख के बताना है। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो एक दिन वीडियो भी बना। चलिए अब आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर यानी अग्निकर्म वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है? तब दग्धानाम रोगाणाम पुनर्भूत। सीधा आ जाएगा किसके बारे में बोला है? तब दग्धानाम रोगाणाम पुनर्भूत, अग्निकर्म के बारे में बोला गया है। फिर क्या है? त्वक दग्ध कौन से उपकरण से करना चाहिए, और मांस दग्ध किससे करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अपना 4 नंबर जो श्लोक है 12 नंबर चैप्टर का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिपली अजसकृत दंत सर और श्लाका किसके लिए? त्वक दग्ध के लिए। जम्बोष्ट इतरलोक किसके लिए?
मांसदग्ध के लिए। क्षोद्र गुड़ स्नेह से किसके लिए? अस्थि संधि शिरा स्नायु दग्ध के लिए। सिंपल ऐसे याद रख लेने हैं। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसमें से? स्नेह का प्रयोग कहां पे दग्ध करने के लिए करते हैं? तो इसमें क्या दे रखे हैं ये? शिरा स्नायु अस्थि संधि घटम। तो स्नेह का प्रयोग यहां पे करते हैं। या फिर इनमें से एक कंडीशन दे देंगे, शिरा में दग्ध करने के लिए कौन से द्रव्य का यूज करते हैं? स्नेह का करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे सीक्वेंस याद करना। त्वक के लिए कौन सा, मांस के लिए कौन सा, अस्थि संधि शिरा स्नायु के लिए कौन सा, ऐसे सीक्वेंस याद। आगे पीछे करोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। कौन सी ऋतु में अग्निक्रम वर्ज्य है? शरद और ग्रीष्म में। कैसा भोजन करके करने चाहिए? पिछी लगन कर। और आगे जो लक्षण है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द प्रादुर्भाव, अगर क्लिनिकली आप देखोगे, आपने अगर अग्निक्रम किया है तो ये आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। क्या है? शब्द प्रादुर्भाव। जैसे आप बिंदु दहन विषय स्टार्ट करते हो तो चट चट की आवाज आती है, तो शब्द प्रादुर्भाव। दुर्गंधम त्वक संकोचम त्वक। तो दुर्गंधता और शब्द प्रादुर्भाव है किसमें मिलते हैं? त्वक दग्ध के अंदर। मांस दग्ध के अंदर इंपॉर्टेंट वाला क्या है? कपोत वर्णता। और श्राव सन्निरोध किसमें? शिरा और स्नायु दग्ध के अंदर। ये आपके टीचर ने जो टिक करवा रखे हैं वो, प्लस ये मैंने जो 3 बोले हैं ये मस्ट वाले हैं। दहन विशेष 4 आचार्य सुश्रुत के, 3 एक्स्ट्रा जो आचार्य वाग्भट ने अर्धचंद्राकार स्वस्तिक और अष्टपद जो बता रहे हैं वो करने हैं। सम्यक दग्ध, सार की वजह से अगर सम्यक दग्ध हुआ तो लक्षण क्या था? कृष्णता दग्ध लक्षण, कृष्णता था। उसके ऊपर लगाया क्या था? सर्पी और मधुकर, सर्पी मधुकर संयुक्त है। और यहाँ पे तत्र अम्ल वर्ग समनम सर्पी मधुकर संयुक्त। उसी टाइम पे आप उसको पीछे करके देख सकते हो या फिर एक जगह पे लिख सकते हो। और इसमें क्या है? मधु सर्पी अभ्यंग। सम्यक दग्ध होने पे क्या करना है? मधु और सर्पी का अभ्यंग करना है। उसमें मधु का है, इसमें मधु। फिर क्या है? चारों जो दग्ध के लक्षण है, प्लुष्ट दग्ध के, सम्यक दग्ध के, अति दग्ध के और दुर्दग्ध के। तो प्लुष्ट दग्ध में क्या होता है? यत विवर्णम। बहुत सिंपल सा लगता है, इसको छोड़ देते हैं हम कई बार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। विवर्णता, डिस्कलरेशन किसमें होती है? प्लुष्ट दग्ध। प्लुष्यते अतिमात्रम च प्लुष्ट। तो इसमें विवर्णम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाले वेदना चिरोपशम्यन्ति, मीन्स पेन परसिस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। वेदना चिरोपशम्यन्ति यानी बहुत ज्यादा टाइम के अंदर क्या है? इसकी वेदना शांत होती है। तो ये किसमें है? दुर्दग्ध के अंदर। और सम्यक दग्ध में ताल फल वर्णम। और अति दग्ध में क्या है? चिरेण रोहती, रोहन मतलब हीलिंग उसकी, दैट टेक मोर टाइम इन दी हीलिंग इज अति दग्ध। ये याद रख लेंगे। और इसके जो मॉडर्न पोर्शन है ना बर्न का, वो भी आपको एक बार देख लेना। आपके जो भी कॉम्पिटेटिव की जो बुक है या फिर जो आपके टीचर करा रहे हैं वहां से थोड़े से बर्न के पोर्शन देख लेना कि किस एरिया में सबसे ज्यादा पेन होता है, और उनकी डिग्री देख लेना थोड़ी सी। और रूल ऑफ 9 किससे रिलेटेड है, सिंपल सिंपल वाले, उससे थोड़ा देख लेना। कोई बड़ी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं, जो भी आपके नोट्स हैं वहां से आप कर सकते हो। चिकित्सा में न तू शीतम कथंचनम, शीत चिकित्सा कभी नहीं करनी है। किसके लिए? प्लुष्ट दग्ध के लिए। चारों थोड़ा थोड़ा आपको देख लेंगे, बहुत डिटेल से नहीं। चारों की चिकित्सा में क्या क्या ये कहाँ पे शीत दे रखी है, कहाँ पे शीत उष्ण दे रखी है, कहाँ पे जो स्पेसिफिक दे रखा है कि भाई पित्त विदर्दिवत और पित्तज विषकवत, ये आपको एक बार देख लेना है। उष्ण आतप दग्ध शीत कार्यो विधिष्ठता, उष्ण आतप और उष्णवात आतप दग्ध। उष्णवात क्या? लू नहीं चलती, हीट वेव, उसकी वजह से बर्न हुआ है, या फिर आतप ओनली सनलाइट की वजह से सीवियर। अच्छा, सनलाइट में एक क्वेश्चन एक याद आ गया बीच में मेरे को, जो टीयर्स कैंसर बोलते हैं। टीयर्स कैंसर क्यों बोलते हैं? जो जहां जहां से टीयर जाता है उस पोर्शन में
वो ज्यादा इफेक्ट करता है। वो किस रीजन में ज्यादा होता है? जहां पे सन की डायरेक्ट रेज ज्यादा आती है, जहां पे एब्स्ट्रैक्शन कम रहता है। जैसे अपना अगर अपनी कंट्री का एरिया देखा जाए तो वो लद्दाख का जो एरिया है, तो टीयर्स कैंसर बोलते हैं उसको, बेसल सेल कार्सिनोमा, BCC बोलते हैं, टीयर्स कैंसर भी बोलते हैं उसको। तो वो क्या है कि बहुत इजीली मैनेजेबल है कार्सिनोमा, लेकिन क्या है, इजीली मैनेजेबल। ठीक है, तो ये ऐसे थोड़ा अपना नॉलेज के लिए याद रख लेना, टीयर्स कैंसर भी उसको बोलते हैं। ये आगे वाला शीत वर्षा नीलतब्दि स्निग्धम उष्णम च सस्यते, ये भी आप एक बार याद कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? जलोकावचन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले क्या है, मैं आपको 4-5 जो एनोरेक्टल डिसीज है उससे रिलेटेड मॉडर्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल देता हूँ, उनके आंसर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता भी होगा, सिंपल है, गुड साल्स रूल किससे रिलेटेड है? गुड साल्स रूल किसमें यूज होता है? तो ये किसमें यूज होता है? फिस्टुला इन एनो के अंदर। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसकी डिस्टेंस एनल कैनाल से कितनी दूर है, एंटीरियर है पोस्टीरियर है, वो उससे क्या है, ट्रैक प्लस इंटरनल ओपनिंग को अस्यूम करते हैं, वो क्या होता है? गुड साल्स रूल होता है। बस इतना आप याद रख लेना, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। ये तो किसमें यूज होता है ऐसे आएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें इतना आएगा कि गुड साल्स रूल फिशर में, फिस्टुला में, पाइल्स में, तो ये फिस्टुला इन एनो में होता है यूज। फिशर इन एनो यानी एनल रीजन में है, तो उसकी कॉमनेस्ट पोजीशन क्या होती है? तो 6 o'clock पोजीशन मोस्ट कॉमनेस्ट होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए, प्रैक्टिकली मैं आपको जब फिशर के बारे में डिस्कस करेंगे कभी तो मैं बताऊंगा कि 6 o'clock पे ही क्यों होता है। तो मेल में जो, अगर आप और थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं, मेल और फीमेल में इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो जो लेटेस्ट वाला जो एडिशन है SRB का, उसमें क्या है, 95% पोस्टीरियर, यानी 6 o'clock पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। तो 95% पोस्टीरियरली और 5% एंटीरियरली। एंटीरियरली यानी 12 o'clock पे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 6 o'clock पे मोस्ट कॉमनेस्ट। और फीमेल में अगर रेशियो देखें तो 80% क्या होता है पोस्टीरियरली और 20% एंटीरियरली, जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें है। और अगर आपके ऐसे पुराने एडिशन से आता है तो क्या है, फीमेल में था ये रेशियो 60:40 और मेल में था 90:10 पोस्टीरियर एंटीरियर। तो सिंपल सा अगर देखें, सबसे कॉमनेस्ट साइड क्या होगी, वो 6 o'clock पोजीशन, यानी पोस्टीरियर एरिया में सबसे ज्यादा होता है। और जीप ड्राइवर डिसीज किसे बोलते हैं? मॉडल के 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। जीप ड्राइवर डिसीज किसे बोलते हैं? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था तब ये डिसीज सामने आई थी। तो जीप का बहुत यूज होता था, जीप जो गाड़ी होती है वो उस विश्व युद्ध में बहुत यूज हुई थी। तो क्या थे जो उसको चलाने वाले थे, तो उनमें एक क्या था, पाइलोनिडल साइनस मेजोरिटी में मिला था। मतलब बहुत केस मिले थे उस टाइम पे पाइलोनिडल साइनस के। तो उनको नाम ही जीप, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनको वो ड्राइव करनी होती थी, रफ सरफेस होता था, तो क्या है उसको पाइलोनिडल साइनस को जीप ड्राइवर डिसीज भी बोलते हैं। पाइलोनिडल साइनस होता कहाँ पे है? ग्लूटियल क्लेफ्ट में। जो ग्लूटियल क्लेफ्ट है, जो कोक्सीजियल बोन है उसके जस्ट ऊपर का एरिया है, उसको क्या है, ग्लूटियल क्लेफ्ट बोलते हैं। क्लेफ्ट के बीच में क्या होता है, हेयर का गुच्छा बन जाता है, नेस्ट बन जाता है, नेस्ट ऑफ हेयर होता है, यानी घोंसले टाइप का बन जाता है। और वहां पे वो क्या है, फ्रिक्शन की वजह से, बार बार फ्रिक्शन की वजह से वो क्या है, हेयर जो होते हैं वो अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, इन्फेक्शन की वजह से वहां पे साइनस बना देते हैं, तो पाइलोनिडल साइनस बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जीप ड्राइवर डिसीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जीप ड्राइवर डिसीज क्या होती है, तो दैट इज पाइलोनिडल साइनस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर
लास्ट चैप्टर करते हैं, 3 ये मेजर चैप्टर थे वही डिस्कस करने हमें। वो क्या है, जलोका विचरण। तो जलोका वाले में क्या है, परम सुकुमारो अयम, तो ये सुकुमार तरीका है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पेन नहीं करता, बहुत ज्यादा पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं करता, और सुकुमार लोगों के लिए। तो ऐसे सिंपल एग्जाम में आ सकता है। और सबसे कई बार क्या करते हैं कि हम कोई चीज को बहुत ज्यादा डीप सोचने लग जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान सा आ जाता है, सिंपल सा कि भाई ये सविस जलोका है या निर्विष जलोका है। तो ये क्वेश्चन कैसे याद करना है, एक याद कर लो आप, सविस वाली कर लो चाहे निर्विष वाली कर लो। सविस वाली कौन सी है, कृष्णा, पुरबरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका और गोचंद्र, ये याद करिए, बच गए। वो क्या है, निर्विष। तो ये कौन सी है, सविस जलोका, एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद रहेगी। और थोड़ा सा डीप आता है तो कई बार क्या होता है इसमें लक्षण आ जाता है कि ये इस टाइप की शेप वाली कौन सी जलोका होती है, तो वो एक बार देख लेना आपको। और इसमें एक आता है कि पशुओं के लिए कौन सी यूज होती है ना, कौन सी जलोका पशुओं के लिए यूज होती है, तो वो कौन सी है, सावरिका, निर्विष यूज। तो ये निर्विष वाली हम क्या करते हैं, प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं, सविस वाली को यूज नहीं करेंगे। तो निर्विष में कौन सी, सावरिका नाम की है, वो पशुओं के लिए यूज होती है। कौन से जलोका का दंश जो होता है वो असाध्य होता है, तो इंद्रयुधा जो सविस जलोका है, अगर उसने काट लिया तो वो क्या है, असाध्य दंश होता है। जो अगर गलती से जो कलेक्शन के टाइम पे या फिर हम उसको पहचान नहीं पाए, इनकी शेप, इनके कलर वगैरह क्यों दे रखे हैं, क्योंकि हमें पहचानना है। निर्विष वाली जो जलोका है वो मेडिकल पर्पज के लिए यूज करनी है, लेकिन गलती से अगर ये ऐसी आई है, कई बार कुछ पेशेंट में जब हम अप्लाई करते थे तो एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलती थी, राइटिंग हो जाता था वहां पे कुछ को, पेशेंट को, वो पेशेंट में भी कुछ हो सकता है कि भाई उसके लिए सेंसिटिव हो। तो क्या है, जब इसका कलेक्शन करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, निर्विष वाली ही जलोका यूज करनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर सविस वाली जलोका यूज की तो क्या है, कुछ सिम्टम दे रखे हैं, वो सारे याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, महागध नामक औषधि का प्रयोग करना है, और वो औषध का किस वे में प्रयोग करना है वो भी दे रखा है, पान, आलेप, नश्य, कर्मादि उपयुज्येत। तो ये तो पढ़ लिया आपने कि महागध का प्रयोग करना है, तो उसका कैसे प्रयोग करना है ये भी आगे देख लेना, पान के लिए, लेप के लिए और नश्य के लिए। और जब प्रोसीजर करते हैं उससे पहले आपको वैसे प्रैक्टिकली बता देता हूँ ये, तो उसको एक्टिव करने के लिए जलोका को, या फिर एक टाइप से लगा लीजिए शोधित करने के लिए, हम क्या करते हैं, उसको हरिद्रा कल्क के अंदर रखते हैं, कल्क नहीं, हरिद्रा मिक्स्ड वाटर के अंदर पानी है, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं 1 स्पून, तो वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। तो इसमें भी दे रखा है, सरसप रजनी कल्कादि मध्य मुहूर्त स्थित्वाम विगत क्लमा, मुहूर्त के लिए बोल रखा है। आपको एग्जाम पर्पज के लिए मुहूर्त याद रखना है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो 5 से 10 मिनट तक अगर आप उसमें रख देते हो तो वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती है, उसको हम यूज कर सकते हैं। एग्रीत्वा, अगर जब जलोका लगाते हैं अगर वो कैच नहीं कर रही है, वहां से स्टार्ट नहीं करती है सकिंग, या फिर उसको ये लगा लीजिए कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उसको लगा नहीं पाते हैं सकिंग के लिए, तो क्या करना चाहिए, शीर बिंदु, शोणित बिंदु व शस्त्र पदानी व कुर्विता, या तो छोटा सा नीडल से पिक कर देना है, या वहां पे शोणित बिंदु लगा देनी है। शोणित मतलब पिक करके वहीं उसी पेशेंट का वहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये अनहाइजीनिक प्रोसीजर हो जाएगा, वरना सेम पेशेंट का वहीं कहीं प्रिक करके वहां पे लगा सकते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आचार्य जी ने क्या दे रखा है, शीर बिंदु, शोणित बिंदु। फिर उसका क्या, लास्ट में प्रोसेस करने के बाद फुल जब आपने प्रोसीजर कर लिया है तो उसको क्या है, वैसे तो यूजुअली क्या है अपने आप रिमूव हो जाती है, जब वो क्या है अनहेल्दी ब्लड पूरा सक कर लेती है
तो वो अपने आप रिमूव हो जाती है, या फिर वो कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप ही हटती है। तो क्या करना है, थोड़ा सा मुख के ऊपर सिंधव लगा देना है, तो वो वहां से रिमूव हो जाएगी। और वर्ण के ऊपर यहाँ पे क्या बता रहा था, शतद्योतक एप्लीकेशन के लिए बोल रखा है। मधु से घर्षण करना है, शीतल जल से, सिंपल। जब प्रैक्टिकली और थोड़ा सा बताऊं, जब तो पेशेंट जाता है तो जो उसके व्रण बने हुए हैं वहां पे क्या करना है, हरिद्रा का पाउडर स्प्रिंकल कर देना। जितने भी 2 3 4 5 झलोका हमने लगाई है, तो उस एरिया में ब्लीडिंग चेक करने के बाद अच्छे से, जब ब्लीडिंग रेस्ट हो जाती है तो क्या करना है हमें, इसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है कई बार, ब्लीडिंग चेक नहीं होती, रुकती नहीं है, तो क्या हमें थोड़ी टाइट बैंडेज करनी है और हरिद्रा लगा के वहां पे रख देनी, ठीक है। हरिद्रा प्लस बैंडेज। और पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को चेक जरूर करना है। ये किया आपने एप्लीकेशन और पेशेंट को भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। आधे घंटे पेशेंट को अपने सुपरविजन में रखिए, कई बार ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो फिर क्या करोगे, उसमें क्या करना है, हमें प्रेशर बैंडेज वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। वहां पे हैंड से प्रेशर रखना है, या फिर बैंडेज को हमें क्या है और गोज लगा देने हैं बीच में, तो ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाएगी। तो आपको अगर ये फ्रूटफुल लग रहा है तो इसको क्या है, आप और स्टूडेंट को शेयर कर सकते हो। आगे की वीडियो में कुछ आगे की चैप्टर करेंगे और कुछ क्लिनिकल चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।